अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया, हाजिर खिदमत है एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपके साथ लीबिया की कहानी पर तबादला ख्याल करेंगे। पहले दिन बिजली बंद हो गई, नेशनल ग्रिड ट्रिप कर गया और देखते ही देखते आधा मुल्क अंधेरे में डूब गए। लोग ज़ाती जनरेटर चलाने पर मजबूर हो गए। दूसरे दिन सूरत हाल मजीद गमगीर हो गई। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद होने लगी। टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट भी जवाब दे गया और अखबारात की अशात भी रुक गई। बिजली न होने की वजह से शहर में वाटर और सीवरेज का सिस्टम भी बैठ गया। घरों में पानी ख़त्म हो गया और लोग बाल्टियाँ लेकर गली गली फिरने लगे। सीवरेज सिस्टम चौक होने की वजह से कम्बोर्ड्स भर गए और फजला कमरों में बहने लगा। तीसरे दिन पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। पेट्रोल की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। इसी दिन पुलिस, रेंजर्स और खुफिया इदारों के एहलकार भी ड्यूटी छोड़कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वो जाते जाते असलहा भी साथ ले गए थे। लोगों ने पुलिस को गायब होते देखा तो उन्होंने थानों पर हमला करके बाकी असलहे पर कब्जा कर लिया था। चौथे दिन बेंगाजी के नज़दीक कंटोनमेंट पर भी कब्जा हो गया। हजूम छावनी तक पहुंचा। फौज ने शुरू में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजूम ज़्यादा था और नफरी कम। दूसरा, फौज ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। चनाचे आध घंटे की मुज़ाहमत के बाद जवानों ने मुज़ाहमत छोड़ दी और यूं हजूम छावनी में दाखिल हो गया। फौज की गाड़ियां, तोपों और टैंकों पर कब्जा हो गया। बारूद खाने के दरवाजे तोड़कर राइफलों, मार्टर, गोलियों और दस्ती बमों पर भी कब्जा कर लिया गया और इसके बाद असल हाना जंगी शुरू हो गई। लोग फौजी जीपों पर निकलते थे और मशीन गनों से फायरिंग करते हुए शहरों में दाखिल हो जाते थे और मुखालिफिन को सरेआम गोली मार देते थे। मुखालिफों को महसूस हुआ, हमने अगर इनका मुकाबला करना है तो फिर हमारे पास भी असलहा होना चाहिए। लिहाजा ये भी निकले और करीबी छावनी पर धावा बोल दिया, जिसके बाद इनके पास भी असलहा आ गया। हुकूमत ने नए दस्ते और फौजी बेंगाजी भिजवा दिए। फौज ने हजूम पर फायर खोल दिया। सड़कों और गलियों में लाशें बिछ गईं। अवाम के पास भी असलहा मौजूद था। ये भी बाहर निकले और फौज पर हमला कर दिया और यूं एक हफ्ते में पूरे मुल्क में हाना जंगी शुरू हो गई। कज़ाफ़ी इस वक्त तराबलस में था। इसने अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन एहतियार और इक़्तिदार दोनों इसके हाथ से निकल चुके थे। फौज, पुलिस और सदर के ज़ाती गार्ड्स तीनों तितर बितर हो चुके थे। कज़ाफ़ी को महसूस हुआ, मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। इसने दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की और नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC) के नाम से इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अवाम ने यह फार्मूला मानने से इनकार कर दिया। आलमी ताकतें तैयार बैठी थी। चनाचा सिर्फ 11 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कर्नल कज़ाफ़ी, इसके ख़ानदान, दोस्तों, काबीना और मुल्क के तमाम मसासे मुंजमद कर दिए। लीबिया की फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई और केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भिजवा दिया गया। इसके साथ ही मुल्क मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। ये सूरत हाल हफ्ता भर जारी रही। इसके बाद कर्नल कज़ाफ़ी के लोगों को होश आया। ये भी जमा हुए। उन्होंने भी हथियार उठाए और बागियों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। कर्नल कज़ाफ़ी की फोर्सेस का पलड़ा भारी हो गया और उन्होंने समुद्री शहरों का कब्ज़ा वापस ले लिया। आलमी बरादरी लीबिया पर नज़रें जमा कर बैठी थी। ये किसी कीमत पर लीबिया में अमन नहीं चाहती थी। लीबिया को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सरमायाकारी हुई थी। लिहाजा जो ही लीबिया में गवर्नमेंट की रट वापस आने लगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर बमबारी का हुक्म जारी कर दिया। नेटो फोर्स आगे बढ़ी और लीबिया पर बमबारी शुरू हो गई। बमबारी ने लीबिया के तमाम फौजी तनसीबात, छावनियाँ, असलहा खाना, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल, रेलवे लाइन्स, नेवल बेसिस और एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए। फौजी और कर्नल कज़ाफ़ी बार बार सीज़ फायर का ऐलान करते रहे, लेकिन नेटो फोर्सेस ने बमबारी जारी रखी। कर्नल कज़ाफ़ी ने बागियों को मुज़ाकरात की दावत भी दी, लेकिन बागियों ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। यह सिलसिला 15 फरवरी 2011 को शुरू हुआ था और अगस्त के वस्त तक पूरा लीबिया खंडर बन चुका था। बस दारुल हुकूमत तराबलस का कब्ज़ा बाकी था। अगस्त के आखिर में बागियों और नेटो फोर्सेस ने इकट्ठा हमला किया और तराबलस भी फतह हो गया। बागी कामयाब हो गए, लेकिन इनसे पहले नेटो फोर्सेस तराबलस पहुंची और कर्नल कज़ाफ़ी के महलात और ख़जाने पर कब्जा कर लिया और यूं दुनिया का अमीर तरीन अरब मुल्क नेटो के कब्जे में चला गया।
कर्नल कज़ाफ़ी तराबलस से गायब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 16 सितंबर 2011 को नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल को तस्लीम कर लिया और उसे हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी, लेकिन इस वक्त तक लीबिया में कुछ नहीं बचा था। फ़ौज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस और सिविल इंतज़ामिया का कोई वजूद नहीं था। सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहें ख़त्म हो चुकी थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद थी। फैक्ट्रियाँ, बाज़ार और मंडियाँ ख़त्म हो चुकी थी। स्टोर्स और गोदाम अवाम लूट चुके थे। मुजरिम जेलों से फरार हो चुके थे। बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल का निज़ाम फना हो चुका था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वजूद नहीं था। फ़्लाइट्स और बहरी जहाज़ों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अदालतों का वजूद भी नापैद हो चुका था। मुल्क छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम था और हर हिस्से पर कोई ना कोई मुसल्लह मिलिशिया काबिज़ था और वो किसी दूसरे को इस हिस्से में दाखिल नहीं होने दे रहा था। हज़ारों लड़कियां रेप हो चुकी थी। हज़ारों लोग ज़ख्मी थे और इनके लिए डॉक्टर्स थे और ना अद्वियात। लाशें गलियों में पड़ी पड़ी गल रही थीं। खुराक का बहरान संगीन हो चुका था और बच्चे माँ के पेट में मर रहे थे और अगर हाना जंगी से कुछ बच गया था तो वो नीटू ले गई थी। चनांचा लीबिया एक चूसी हुई हड्डी बन कर रह गया था। कौमी हुकूमत ने 3 साल हालात कंट्रोल करने की कोशिश की। मलेशिया ख़त्म करके मुल्क को दोबारा इकट्ठा करने की सही हुई। इलेक्शन भी हुए, पार्लियामेंट भी बनी, लेकिन दोनों बड़ी सियासी जमातें GNJCP किसी सियासी मिसाक पर राज़ी ना हो सकी, जिसके नतीजे में 16 मई 2014 को लीबिया में दूसरी सिविल वार शुरू हो गई। यह जंग 6.5 साल जारी रही और इसने लीबिया का मुकम्मल कचूमर निकाल दिया। हज़ारों लोग मर गए, लाखों गैर मुल्की वर्कर्स वापस चले गए। लीबिया में सिर्फ मिस्र के 20 लाख वर्कर काम करते थे, वो भी वापस लौट गए। मुल्क की 1/3 आबादी त्यूनिस में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। ये लोग अब वहाँ मजदूरी करते हैं या भीख मांगते हैं। लीबिया दुनिया में तेल बेचने वाले 20 ममालिक में से शामिल था कि रोज़ाना 16 लाख बैरल तेल पैदा करता था, लेकिन हाना जंगी की वजह से यह पैदावार 90% कम हो गई। लीबिया की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दुनिया की बड़ी सरमायाकार अथॉरिटी थी। इसके अकाउंट में $56 बिलियन और 100 टन सोना था। ये भी सरमाए के साथ ख़त्म हो गई। हाना जंगी ने बच्चों की परवरिश पर खौफनाक असरात छोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के बच्चे खुराक की शदीद कमी का शिकार हैं और अगली नस्लें दहाइयों तक लागर और बीमार होंगी। मुल्क में हज़ारों की तादाद में प्राइवेट जेलें बन चुकी हैं और इनमें लाखों लोग कैद हैं। उन्हें तावान के लिए पकड़ कर बंद कर लिया जाता है। बेशक कर्नल कज़ाफ़ी डकैतर था और इसने 42 साल के इक़्तिदार में कौम को शख्सी आज़ादी से महरूम रखा था, लेकिन इसके बावजूद इसके दौर में अमन, खुशहाली, लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम था। शहरियों को रोज़गार भी मिल रहा था और खुराक, इलाज और तालीम भी। मुल्क में हर चीज़ की फराहमी थी, लेकिन कौम शख्सी आज़ादियों की तलाश में दुनिया की तमाम नेमतों से महरूम हो गई। और ये सारा खेल 13 जनवरी 2011 को बैदा शहर से शुरू हुआ था। इस दिन हजूम ने पुलिस की एक कार को आग लगा दी और इसके बाद पूरे मुल्क में आग लग गई। अवाम के एहतजाज को बैदा शहर से बेंगाजी और फिर वहाँ से तराबलस पहुँचते देर ना लगी। यहाँ तक कि अवाम ने कर्नल कज़ाफ़ी की सीरत शहर में मोर्चे से निकाल कर जलील करके कत्ल कर दिया। ये जंग असूली तौर पर कर्नल कज़ाफ़ी की मौत के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन सिविल वार के बारे में कहा जाता है कि तनूर की आग होती है। ये अगर एक बार तनूर से बाहर आ जाए तो फिर ये पूरे जंगल, पूरे गांव को राख बनाए बगैर ख़त्म नहीं होती। और लीबिया में भी यही हुआ। इनकलाबियों ने वहाँ फर्द वाहिद गद्दार का नारा लगाया और इसके बाद पूरा मुल्क जल कर राख हो गया। आज लीबिया के बारे में कहा जाता है इस मुल्क को कर्नल कज़ाफ़ी के लेवल तक वापस लाने के लिए भी 50 साल चाहिए। चनांचा इनकलाबियों ने इनकलाब लाते लाते पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया और इस खेल में कर्नल कज़ाफ़ी के साथ साथ मुल्क में आग लगाने वालों के हाथ में भी कुछ नहीं आया। वो भी अंधी गोलियों का निशाना बन गए। इस मुल्क की बर्बादी से सिर्फ इन मुल्कों ने फ़ायदा उठाया जिन्हें लीबिया के असलहे, लीबिया के पेट्रोल और लीबिया की दौलत से ख़तरा था। वो मुल्क ये तीनों चीज़ों ले गए और पीछे कब्रें, ज़मी और लावारिस लोग रह गए। और ये लोग आज आसमान की तरफ झोली उठाकर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी हमाकत पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन वक़्त का पहिया बहुत आगे जा चुका है। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाए और इस ऐसी सूरत हाल से तमाम उम्मत मुसलमा को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी होस्ट इनाया को दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।